यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला के बारे में बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में और डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, वर्णमाला जो है ना, यह हिंदी व्याकरण का एक कठिन टॉपिक है और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में नहीं आता है, या फिर अधिकांश लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझ में नहीं आता है। वो लोग ऊपर ऊपर तो इस तरह से पढ़ लेते हैं कि वर्णमाला के अंदर कितने वर्ण होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है। यह सब कहने का मतलब कि वर्णमाला के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, चाहे आप 1 क्लास में हो या फिर 10 क्लास में हो या फिर 12 क्लास में हो या फिर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जो कुछ भी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछेगा ना, इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, यह वीडियो हल्का सा लंबा होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताया हूँ ना, उतना कुछ आप लोग और उतना आसान तरीका से आप लोग पैसा देकर भी नहीं सीख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम यह पढ़ेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या है। इसी में आगे आता है कि घोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, यह सब किसे कहते हैं। इन सबको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर वर्ण कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, वर्ण का परिभाषा यह है ना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, तो वर्ण जो है ना, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। जिस तरह से देखिए, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। आप लोग जीव विज्ञान में पढ़े होंगे, किसी भी घर को बनाया जाता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती है। उसी तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। जो कुछ भी भाषा बना है ना, वर्ण से मिलकर ही बना है। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से भाषा बनता है। ठीक, तो इस तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। जैसे में अ हो गया, क हो गया, ख हो गया, यह सब वर्ण है। ठीक, अब हम यह समझते हैं कि वर्ण और ध्वनि किसे कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है और इसमें हल्का सा अंतर होता है। देखिए, वर्ण की मौखिक रूप ध्वनि है। ध्वनि क्या है, तो जो भी वर्ण को हम बोलते हैं ना, उसका जो मौखिक रूप होता है ना, जो साउंड होता है ना, वही तो है ध्वनि। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ क, यदि मैं कहीं पर क लिख दे रहा हूँ तो उसका लिखित रूप यह हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, और उसको उच्चारण कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ क, तो वह हो जाएगा ध्वनि। तो वर्ण की मौखिक रूप ही ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। ठीक, यह एक लाइन में आप लोग समझ गए। अब देखिए, वर्णमाला को समझिए। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए भाई कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तब क्या बताएंगे, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि वर्णों को जब एक अच्छे से क्रम में सजाया जाता है, यानी कि व्यवस्थित रूप से सजाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं वर्णमाला। अब हम यह समझते हैं कि वर्णों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में ना वर्णों की कुल कितनी संख्या है, तो यह है 52। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे किताब में या फिर बहुत सारे वीडियो में आपको 52 की जगह पर कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च करने के बाद जो सबसे अधिक यूज किया गया है कि हिंदी व्याकरण में रियल में कितने वर्णों की कुल संख्या है, तो वह है 52। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम यह समझते हैं कि वर्णों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। यह जो 52 वर्ण है ना,
एक एक को तोड़ के बताऊंगा कि किस तरह से 52 वर्ण हैं। यदि आप सभी 52 वर्ण को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में लिख दीजिएगा। और यह देखिए, भले ही बहुत ही आपको आसान लग रहा है कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या 52 है, यह तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अधिकांश लोग से पूछेंगे ना तो 52 वर्ण कौन कौन सा है, अधिकांश लोग सही से बता नहीं पाएंगे कि कौन कौन सा है। किसी से गिनवा कर देख लीजिएगा कि गिन कर बताइए कि कौन कौन सा 52 वर्ण है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गिनवा कर भी बताऊंगा कि कौन कौन सा 52 वर्ण है। फिलहाल हम यह समझ लेते हैं कि वर्णों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भाग में बांटा गया है, और इन्हीं दोनों ही भागों में हम वर्णों को पढ़ेंगे डिटेल में। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्णों को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है, तो वर्णों को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब हम यह समझते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, यह कितने होता है। तो देखिए, स्वर वर्ण का हम सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। तो इसका परिभाषा यह है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन भी वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, यानी कि अपने आप होता है, बिना किसी दबाव के होता है, उसे ही हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्ण की जो संख्या है ना, वह 11 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, यह है 11। अब कौन कौन सा है, तो यह देखिए, अ, आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, बस इतना ही तक है। ठीक, पूरा अ आ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो यह है 11। कहाँ से है, तो अ से लेकर औ तक है। ठीक, अब देखिए, स्वर वर्णों को 2 भाग में बांटा गया है। स्वर वर्ण जो है ना, इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो देखिए, एक होता है ह्रस्व स्वर। यह क्या है, तो देखिए, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यह 4 गो जो है ना, यह ह्रस्व स्वर है। ठीक, उसके बाद अगला है दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में 4 आता है, अ आता है, छोटा ई, छोटा ऊ, री। ठीक, और दीर्घ स्वर में क्या आता है, इन सबका बड़ा रूप, यानी कि आ आता है, दीर्घ ई आता है, दीर्घऊ आता है, ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है और औ आता है। इसकी संख्या 7 है। ठीक, और 7 और 4 इस तरह से मिलकर हो जाता है 11। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मैं जितना अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, उतना शायद ही आप लोग कहीं पढ़ पाइएगा। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, यह है 11। अब 11 में भी 2 भाग में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या है 4, जो कि है अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री। उसके बाद दीर्घ स्वर की संख्या है 7, और इस तरह से मिलकर हो जाता है यह 11। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ नोट में लिखा हूँ जिसे आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। यह है कि जिस वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिए, स्वर वर्णों को जब 2 भाग में बांटा गया है तो आप लोगों के मन में यह बात आया होगा कि आखिर इन 2 भाग में बांटा गया है तो क्यों बांटा गया है। तो देखिए, जिन भी वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि उच्चारण के आधार पर इसे 2 भाग में बांटा गया है। और ह्रस्व स्वर का परिभाषा कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, अब हम यह भी समझ लेते हैं कि स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है। क्योंकि देखिए, स्वर वर्ण के बारे में हम लोग समझ गए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के प्रकार को भी समझ गए। अब हम इसके उच्चारण स्थान को समझते हैं। ठीक, तो देखिए, यह जो अ और आ है ना, इसका उच्चारण कंठ से होता है। उसके बाद देखिए, छोटा ई, बड़ा ई है ना, इसका उच्चारण तालु से होता है। उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ जो है ना, इसका उच्चारण ओठ से होता है। उसके बाद री का उच्चारण जो है ना, यह मूर्धा से होता है। और देखिए,
ए और ऐ का उच्चारण जो है ना यह कंठ प्लस तालु से होता है, दोनों से मिलकर होता है। उसके बाद ओ और औ का उच्चारण जो है ना यह कंठ प्लस ओठ से होता है, ठीक। और देखिए यह जो है आ का ही भाग है, यह अंग और अभिनय, इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, लेकिन यह स्वर वर्ण में नहीं आता है, यह अयोग वाह व्यंजन में आता है, ठीक। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यह क्या है। देखिए वहीं पर यदि अंग का उच्चारण कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कहाँ से होता है, तो नाक से होता है। और अह का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण जो है यह कंठ से होता है, ठीक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकें। अब देखिए हम यह समझते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या है। स्वर वर्ण के तो बारे में हमने समझ लिया अच्छे से कि स्वर वर्ण क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, सब कुछ समझ लिए हम लोग। कौन कौन से स्वर वर्ण होता है यह भी समझ लिए। अब सब कुछ डिटेल में व्यंजन वर्ण के बारे में भी समझिए। देखिए तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन भी वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक। अब देखिए व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है ना यह 33 है, ठीक। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना है, तो यह 33 है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर गिनवा कर भी दूंगा कि किस तरह से 33 है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ क वर्ग, तो क वर्ग की संख्या कितना है, 5 है। च वर्ग, तो च वर्ग का भी संख्या 5 है। ट वर्ग का भी संख्या 5 है। त वर्ग का भी संख्या 5 है और प वर्ग का भी संख्या 5 है। इस तरह से लेकर क ख ग से लेके प फ ब भ म तक यह कुल संख्या कितना हो जा रहा है, 5, 10, 15, 20, 25। इसकी कुल संख्या हो गया है 25। लेकिन क्या मैंने बताया है कि व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। अब 33 कैसे है, देखिए यहाँ तक हो गया है ना 25। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद आता है अंतः सथ व्यंजन। यह क्या है, तो देखिए य र ल व, यह जो 4 गो है ना व्यंजन, इसे हम लोग अंतः सथ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद देखिए तलावी स, मूर्धानी स, दांती स और ह, यह जो 4 गो है ना इसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक। अब देखिए कुल वर्णों की संख्या 33 हो जा रहा है। 25 गो हो गया क से लेके म तक, उसके बाद 4 गो हो गया अंतः सथ व्यंजन और 4 गो हो गया ऊष्म व्यंजन। इस तरह से कुल मिलाकर यह 33 गो व्यंजन हो जा रहा है, ठीक। अब हम यह समझते हैं यहाँ पर जो कुछ भी हमने बताया है ना उसे और भी डिटेल में समझिए। देखिए प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है ना वह अल्प प्राण व्यंजन होता है। जैसे में समझिए, देखिए यहाँ पर है ना पहला, तीसरा, पांचवा, यह क्या है, तो देखिए यह जो वर्ग हो गया क वर्ग, च वर्ग, इसका पहला यह इसमें, ठीक, क च ट यह सब पहला, तीसरा कह रहा है ना तीसरा और पांचवा यह वाला, ठीक, यह सब क्या है, यह सब अल्प प्राण है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो व्यंजन होता है वह अल्प प्राण होता है, ठीक। शॉर्टकट में याद भी रहेगा। उसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है ना वह महाप्राण होता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो व्यंजन होता है वह घोष व्यंजन होता है। उसी तरह से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वह अघोष व्यंजन होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अंतः सथ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको केवल यह बता दिया था कि यह होता है। आपको मैं इसका परिभाषा नहीं बताया था। अब इसके परिभाषा को भी समझिए कि आखिर इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए अंतः सथ व्यंजन क्या है, तो जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच हो, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में होता है उसे ही अंतः सथ व्यंजन कहते हैं।
और इसमें 4 गो ही व्यंजन आता है, य, र, ल और व। ठीक, उसके बाद देखिए एक पढ़ा था आप लोग ऊष्म व्यंजन। यह क्या है? तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा हो, यानी कि ऐसा लगे कि आवाज में रगड़ हो, शब्द में रगड़ हो, ऊष्मा का उत्पन्न हो, उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि तलावी स, मूर्धानी स, दांती स, ह, यह सब जो शब्द है ना, आप लोग अच्छे से बोल कर देखिए, ऐसे लगेगा ना कि इसका उच्चारण करते समय क्या हो जा रहा है कि साउंड में रगड़ हो रहा है, यानी कि ऊष्मा का उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले अल्प प्राण क्या है? तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले, यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण हम लोग कर रहे हैं तो उसका उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले और जल्दी उच्चारण हो जाए, उसे ही अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है ना, वह होता है अल्प प्राण। ठीक, जैसे कि क हो गया, च हो गया, ग हो गया, ये सब क्या है? अल्प प्राण है। इसे याद करने का ट्रिक क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वही होगा अल्प प्राण। अब महाप्राण क्या है? तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकले वही है महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन सा आएगा? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है ना, वह महाप्राण होता है। ठीक, जैसे कि ख हो गया, छ हो गया, घ हो गया, झ हो गया, यह सब क्या है? महाप्राण है। अब हम यह समझते हैं कि घोष क्या है, अघोष क्या है। तो देखिए जिनका उच्चारण में कंपन हो, यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय कंपन हो, उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि ग हो गया, घ हो गया, ड हो गया, ज, झ, य हो गया। अब इसका ट्रिक क्या है याद करने का? तो देखिए यह जो वर्ग होता है ना, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है, जो वर्ण होता है, वह होता है घोष वर्ण। वही वर्ग का जो पहला और दूसरा जो होता है ना, वह होता है अघोष वर्ण। ठीक, अघोष क्या है? जिनका उच्चारण में कंपन न हो, जैसे कि क, ख, च, छ, बहुत आसानी से बोला जा रहा है, इसमें कंपन नहीं हो रहा है। ठीक, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अब हम तो यह समझ गए कि व्यंजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, यहाँ तक ठीक है। अब हम यह समझते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यह पूछता है। तो देखिए जो क वर्ग है ना, क से लेके अंग तक, तो क वर्ग का उच्चारण है कंठ। उसके बाद च वर्ग जो है ना, इसका उच्चारण है तालु। उसके बाद ट वर्ग जो है ना, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। उसके बाद यह वाला त है ना, तथा दधा न वाला, इसका उच्चारण दांत से होता है। और प वर्ग का उच्चारण ओठ से होता है। अब देखिए यह वर्ग नहीं होता है, इन सब में अलग अलग उच्चारण होता है, इसलिए इसका अलग अलग मैं लिखा हूँ। अब देखिए य का उच्चारण स्थान जो है यह तालु है। य का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से होता है। र और ल का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत मूल प्लस मसूढ़ा से होता है। उसके बाद व का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत प्लस ओठ से व का उच्चारण होता है। तलावी स का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से होता है। मूर्धानी स का उच्चारण कहाँ से होता है? तो मूर्धा से होता है। देखिए इसके नाम में ही इसका उच्चारण स्थान, इसका नाम तलावी स क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। इसका नाम मूर्धानी स क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसका नाम दांती स क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका उच्चारण दंतमूल से होता है। वही ह का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक, यह सब आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए पीछे जो हमने पढ़ा था कि वर्णों की संख्या 52 होता है। सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि वर्णों की संख्या 52 होता है, और मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो लोग हिंदी व्याकरण में समझ रखते हैं उनसे एक बार पूछ के जांच भी सकते हैं कि बताइए वर्णों की संख्या जो 52 होता है उसे गिनवाइए। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को अब गिनवा भी दे रहा हूँ। ठीक, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए क से लेके म तक, यानी कि इन सब की संख्या कितनी है? यह है 25। उसके बाद मैंने आपको बताया था
कि अंतः सथ व्यंजन होता है जिसकी संख्या होता है 4। उसके बाद उष्म व्यंजन होता है जिसकी संख्या होता है 4। अब देखिए इसमें आप लोगों को नया क्या है जो मैंने अभी तक नहीं बताया है, वह है संयुक्त व्यंजन। यह क्या है तो देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह जो है ना यह संयुक्त व्यंजन है और इसकी भी संख्या है 4। अब एक बात यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए। देखिए यह जो छ है ना यह कैसे बना है, तो आधा क और पूरा यह स से बना है। उसके बाद त्र है ना आधा त और र से बना है। ज्ञ है ना आधा ज और य से बना है। यह जो स्र है ना आधा स और र से बना है। मोबाइल में आप लोग देखिएगा ना तो इस तरह से यह वाला डायरेक्ट नहीं मिलेगा। यदि इन सबको लिखना होगा ना तो यह वाला लिखिएगा ना, जैसे कि मान लीजिए आपको त्र लिखना है तो आधा त और र लिखिएगा ना तो त्र लिखा जाएगा। इसे लिखकर भी आज देख लीजिएगा कि लिखा रहा है कि नहीं। इस तरह से यह सब लिखा जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो इसकी संख्या हो गया 4। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वर जो होता है उसकी संख्या होता है 11। उसके बाद देखिए दूगो जो होता है ना अयोग वाह होता है, जिसे मैंने स्वर में गिनती नहीं किया था, वह यही है अंग और रह, इसे अयोग वाह कहते हैं। ठीक। उसके बाद दूगो है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन यह क्या है तो यह है ड और ढ, यह जो है ना द्विगुण व्यंजन है। अब देखिए कुल वर्णों की संख्या किस तरह से 52 है, यहाँ पर गिनवा देता हूँ। स्वर वर्णों की संख्या हो गया 11, व्यंजन की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 हो गया, अयोगवाह की संख्या 2 हो गया और द्विगुण व्यंजन की संख्या हो गया 2। इस तरह से आप सभी को काउंट करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 52। तो यहाँ पर आप लोगों का यह जो वर्णमाला का क्लास है यह समाप्त होता है और मैं यह आशा करता हूँ कि जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताया हूँ वह सब कुछ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो लोग कमेंट कर दीजिए, उसको मैं और भी अच्छे से किसी वीडियो में बताऊंगा। और हो सके तो इस वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, पक्का आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।